एक्चुअली एजुकेशन का फ़र्क है। इंडिया ने आईटी की यूनिवर्सिटीज़ बनाई और हमारे पास सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी। इंडिया के अंदर उन्होंने 91 से अपनी पूरी की पूरी मईशत का निज़ाम चेंज किया। उन लोगों ने आईटी की यूनिवर्सिटीज़ बनाई। हमें अपने बच्चों को इस तरीके का एजुकेट करना पड़ेगा कि वो लोग कुछ काम कर सकें। हम लोग जाहिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो एक दो हैं जो कि सही काम करना चाहते हैं। गंदे पानी के अंदर गंदी पानी की मछली ही तैर सकती है, साफ पानी की नहीं तैरेगी। 1999 के अंदर वाजपेयी बस में बैठ के पाकिस्तान आया। जो बाइख्तियार लोग हैं ना, वो हैं जिनका कलम चलता है। मोदी साहब ने मुल्क को समंदासा संभाला, अच्छा किया, उन्होंने इत्मीनाद किया एक वज़ीर-ए-आज़म पे, उसको हुकूमत करने दी, उसने मुल्क का निज़ाम जैसे मर्जी करके बेहतर किया। कोई भी हुकूमत आए उसको 5 साल देना चाहिए कि वो अपनी मुद्दत पूरी करे। चाहे वज़ीर-ए-आज़म को अपनी कुर्सी में बैठ के हमें उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, चाहे मुल्क का कोई भी वज़ीर-ए-आज़म हो। ओपोजिशन और हुकूमत को मिल के बैठ के मुल्क के फैसले करने होंगे। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अमान खान और आप देख रहे हैं अमान खान ऑफिशियल। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप तमाम लोगों से अपील करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। पॉवर्टी इंटरनेशनल इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के अंदर मोदी सरकार ने तकरीबन 25 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से बाहर निकाल दिया। आज इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है और पाकिस्तान की इकॉनमी डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। हम एक एड बेस्ड इकॉनमी चला रहे हैं और हमेशा हमने किसी सियासतदानों पे ये ज़िम्मा डाला या फिर इस मुल्क के कुछ इदारों के ऊपर। तो लिहाजा आज हम चलेंगे पब्लिक के पास और जानेंगे उनसे उनका ओपिनियन कि वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान आज तक एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में क्यों नाकाम रहा है। आइए चले पब्लिक की तरफ और जाने उनसे उनका ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम फजलुर रहमान, मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। फ्रीलांसिंग का सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे बरादर ममालिक इंडिया में इस टाइम उनकी जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो कहाँ पे चली गई हैं और पाकिस्तान के अंदर आज भी अगर पीटीआई का जलसा हो या कोई और मामलात हों तो इंटरनेट स्टेप डाउन कर जाता है। आप क्या समझते हैं कि इंडिया और हमारी प्रेफरेंसेस का फ़र्क है या सिस्टम का फ़र्क है? सर एक्चुअली एजुकेशन का फ़र्क है। इंडिया ने आईटी की यूनिवर्सिटीज़ बनाई और हमारे पास सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी, पूरे मतलब पंजाब के अंदर, जिधर आईटी की बेहतर तालीम दी जा रही है। ठीक है, उसके बाद नस्ट है या फास्ट है या बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मिडिल क्लास का बच्चा अफोर्ड कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो हैं और भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ तो हैं सर। सर आर यू एबल टू गो लम्स? No, I don't want to say, sir, because देखें सर, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट और मुझे पता है कि मेरे पास फटा हुआ जूता हुआ करता था। ठीक है, और मेरे पास पैसे नहीं थे। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट ने हमें कितना सपोर्ट किया, जबकि इंडिया के अंदर उन्होंने 91 से अपनी पूरी की पूरी मईशत का निज़ाम चेंज किया। ठीक है, इंडिया के अंदर उन्होंने कहा कि हम मेड इन इंडिया चीज़ों को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, उन लोगों ने आईटी की यूनिवर्सिटीज़ बनाई, उन्होंने सारी चीज़ें मतलब मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये बात बियॉन्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बात कर रहा हूँ। जैसा कि मिसाल के तौर पर 1999 में इंडिया के जो रिजर्व थे वो लेस देन $1 बिलियन थे जब पाकिस्तान के हालात बेहतर थे। मैं ये बात जानना चाह रहा हूँ कि पिछले एक डिकेड के अंदर नरेंद्र मोदी की जो सरकार थी उसमें तकरीबन 225 मिलियन जो लोग हैं वो गुर्बत की लकीर से बाहर आए, जितनी पाकिस्तान की आबादी है। अब पाकिस्तान के अंदर ऐसे क्या मसाइल हैं, कौन सा ऐसा सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझते हैं बेहतर करने की ज़रूरत है? एक्चुअली हमें ब्यूरोक्रेसी को अपनी बेहतर करना पड़ेगा। देखें, प्रॉब्लम ये है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे 36 किस्म के एनओसीज चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, मैं जाके उनके पास जाता हूं तो वो कहते हैं भाई पहले मेरी जेब गर्म करो। सर जब तक हम अपनी ब्यूरोक्रेसी को ठीक नहीं करते, ठीक है, हम इजीली बिजनेस के जो करने का जो मतलब मैकेनिज्म है पाकिस्तान के अंदर वो इजी नहीं करेंगे, तब तक आपके यहाँ पे ना तो इन्वेस्टर आएगा और ना ही आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी। ठीक है, इंडिया ने जिस कंपनी ने भी इंडिया के अंदर आके बिजनेस करने की कोशिश की, इंडिया ने उनको कहा कि उनको वेलकम किया, उनको टैक्सेस के अंदर छूट दी। हम लोगों ने क्या किया कि हमने टेक्सटाइल वालों का इतना बेड़ा गर्क किया, सितारा भी पाकिस्तान से चला गया कि सर सितारा को छोड़ें, बाकी निशात ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है। ठीक है, मेरे 4-5 दोस्त टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे एंड दे आर जॉबलेस राइट नाउ। ठीक है, तो सर एक्चुअली हमें 2-4 चीज़ें, एक ब्यूरोक्रेसी, दूसरे हमें अपने जो बिज़नेस खोलने के जो लॉज हैं उनको थोड़ा सा लूज़ करना पड़ेगा,
और तीसरी चीज़, हमें अपने बच्चों को इस तरीके का एजुकेट करना पड़ेगा कि वो लोग कुछ काम कर सकें। बीए करके मुंशी लगा जा सकता है, पीएन बना जा सकता है, बीए करके कोई काम नहीं किया जा सकता। लिमिटेड वैकेंट पोजीशंस है ना गवर्नमेंट के अंदर भी, अब पूरे मुल्क को गवर्नमेंट ने थोड़ी जॉब देनी। एग्जैक्टली मुझे तो ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी लोग गवर्नमेंट जॉब करना क्यों चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब करने के बाद 17 स्केल की जॉब सिक्योरिटी सर आई एम ऑन क्योंकि 17 स्केल के बंदे को मिलता है 60,000 या 50,000 विच इज़ इक्वल्स टू $200, ठीक है। और दुनिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो $2,000 चाहिए मिनिमम मिडिल क्लास की ज़िंदगी गुजारने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको $2,000 चाहिए और आपको मिल $200 रहे हैं, देन व्हाट विल यू डू, ठीक है। फिर क्या होगा कि मेरी ही मोटरसाइकिल चोरी होगी, मैं ही चोर को ढूंढूंगा, ठीक है। और पुलिस वाला मेरे से ही 25,000 लेगा, 70,000 रुपया चोर से लेगा, और फिर क्या होगा, एक थाना मोटरसाइकिल कमा जाएगा। और मेरे साथ ये हो चुका है। तो सर इस कमज़ोर निज़ाम का जिम्मेदार किसको समझते हैं? सर जहालत को, क्योंकि देखें ना, हम लोग जाहिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, हम लोग जाहिल हैं। जहालत को पनाह किसने दी है इतने अरसे के अंदर, जब हम एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं कर सके? उस तमाम पॉलिसी डिफ़ॉल्ट का आप ये समझ लें कि ये पॉलिसी ना बनने का जिम्मेदार किसको समझते हैं? सर एक्चुअली ब्यूरोक्रेसी को, क्योंकि सियासतदान आके काम करने की कोशिश करता है और ब्यूरोक्रेसी उसको काम नहीं करने देती। ब्यूरोक्रेट तो खुद मजलूम है। आप देख लें कि 6 से 7 बंदों ने तो डिप्रेशन से खुदकुशी कर ली है। आप उनके बयानात देखें, वो कहते हैं कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस है। ये कमिश्नर कोयटा का बयान है, जो फिलहाल कमिश्नर कोयटा हैं, हमजा शफकात साहब। सर वो 1-2 हैं जो कि सही काम करना चाहते हैं, जो सही काम नहीं कर रहे वही पनप सकते हैं ना एक गलत मुआशरे में। गंदे पानी के अंदर गंदी पानी की मछली ही तैर सकती है, साफ पानी की नहीं तैरेगी सर, वो जिंदा ही नहीं रह पाएगी, वो मर जाएगी। तो यही हालात हैं। जो अच्छे होते हैं, या तो वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अयान अली के केस के अंदर वो पता चलता है कि वो मर गया है, अब वो कत्ल हुआ है या क्या हुआ है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। आप तो बड़ी रैशनल बातें कर रहे हैं। हमें तो आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया पे यही दिखाया जाता है कि हमारे तमाम मसाइल का जिम्मेदार इंडिया है। अगर हमारे किसी से ताल्लुकात ख़राब हैं, हमारी इकोनॉमी डिफ़ॉल्ट कर रही है, उस तमाम के पीछे या तो अमेरिकन लॉबी है, या इसराइल की लॉबी है, या इंडिया है। लेकिन हकीकी तौर में देखें तो ना हमारे ईरान से ताल्लुकात अच्छे हैं, ना अफगानिस्तान से ताल्लुकात अच्छे हैं। ओवरऑल पाकिस्तान डिप्लोमेटिक लेवल पे तो आइसोलेट कर रहा है। तो आप जो बात कर रही हैं वो तो आम फहम बात नहीं नज़र आ रही। सर अगर मैं अपना खुल के बयान दूंगा ना तो ब्लैक वीको मेरे घर के बाहर आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये आप बेहतर जानते हैं कि 1999 के अंदर वाजपेयी बस में बैठ के पाकिस्तान आया, ठीक है, और जो पॉलिटिशियन लेके आया उसको हमने फांसी की सज़ा दी, ठीक है, फांसी की सज़ा दी। वो अलग बात है कि वो बच गया, उसने कोई मतलब डील ब्रोकर डील कर ली और वो चला गया, ठीक है। अगर वो उस टाइम पर ट्रेड का निज़ाम चला होता, जिस तरह आज यूरोप को देखें तो 26 ममालिक हैं, इजीली फ्री ट्रेड करते हैं, फ्रीली घूमते फिरते हैं, तो यही पाकिस्तान के अंदर अगर किया जाता, क्लाउड मेकिंग की गई है ठीक है, अगर यही काम किया जाता पाकिस्तान के अंदर तो एक स्पेसिफिक किस्म का इदारा है जिसकी हमें ज़रूरत ना रहती। ठीक है, तो फिर हम लोगों के हालात बेहतर होते। आप भी बिल्कुल वही ओपिनियन रखते हैं जो पाकिस्तान के तमाम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स का ओपिनियन था? सर मैं ओपिनियन नहीं रखता, मैं सिर्फ हिस्ट्री के ऊपर को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, अपना एक राय कायम करता हूँ। तो फिलहाल आपकी उम्मीदों का मरकज़ कौन है हाफिज़ साहब? मेरी उम्मीदों का मरकज़ सिर्फ जाहिर बात है जो बाइख्तियार है, आम दुनिया में आम इंसानों की बात कर रहा हूँ, अल्लाह को ना बीच में ले आइएगा आप। सर देखें, जो बाइख्तियार लोग हैं ना वो हैं जिनका कलम चलता है, ठीक है, और अल्लाह ताला का काम है फैसला करने वाला, अल्लाह ताला का नाम भी है फैसला करने वाला। अल्लाह ताला का ये जो स्पेसिफिक किस्म का निज़ाम है कि फ़ैसला करने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन वो लोग लिख के किसी के बारे में डेथ या मतलब ज़िंदगी देते हैं या मौत देते हैं, ठीक है, वो लोग मेरे ख्याल से वो लोग ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। अगर वो अपने ऊपर प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो काइंडली रिज़ाइन करना चाहिए। सर जिन लोगों की आप बात कर रही हैं, पूरी तारीख में उन्होंने किताबें लिख के ये बात बताई कि फ़ैसले तो हमारे पास आए, हमने तो बड़ी मुश्किल से सिर्फ सिग्नेचर ही किया। तो सर बात इतनी सी है ना कि खुद लिखे हुए मिल रहे हैं।
तो मैंने आपको कहा तो है कि सर रिज़ाइन का भी एक ऑप्शन होता है, तो उन्होंने नहीं किया। सॉरी टू से उन्होंने नहीं किया। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सर आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? वसीम। वसीम साहब, ये तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आप क्या काम करते हैं क्योंकि हम आपकी शॉप में ही हैं। तो सर अभी एक रिपोर्ट आई है एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी इंटरनेशनल इंडेक्स के हवाले से। उसके मुताबिक इंडिया ने, मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों के अंदर तकरीबन अपने 25 करोड़ लोगों को गुर्बत से बाहर निकाल लिया और इंडियन इकॉनमी दुनिया की 5वीं इकॉनमी बन गई। और पाकिस्तान कल भी डिफ़ॉल्ट होने के करीब था, आज भी डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। आप इस तमाम मामले को किस तरह देखते हैं? वो देखे ना, इधर से उन्होंने मोदी साहब ने मुल्क को समंदासा संभाला, अच्छा किया, उन्होंने इत्मीनान किया एक वज़ीर-ए-आज़म पे, उसको हुकूमत करने दी, उसने मुल्क का निज़ाम जैसे मर्ज़ी करके बेहतर किया। लोग उसको चोर डाकू कहते थे, ऐसे कहते थे, वैसे ऐसे है, कातिल है, और देखे उसने मुल्क को संभाल लिया है। अच्छी बात है। ऐसे ही हर हुकूमत, कोई भी हुकूमत आए उसको 5 साल देना चाहिए कि वो अपनी मुद्दत पूरी करे और मुल्क को बेहतर हाल के जाए। ये नहीं कि एक हुकूमत आई है तो आप धरना शुरू कर दें, कोई एहतजाज शुरू कर दें, वो चोर डाकू उसको कह के कि ना कोई इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सके मुल्क के ऊपर, कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसे तो मुल्क कोई भी नहीं चलेगा ना। लेकिन हमारे अपने मुल्क में गद्दार बैठे हुए हैं। एक हुकूमत कहता मैंने हुकूमत नहीं मिली थी, मैं लाते खिंचा, ये तो गल गलत है ना। आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट है इसकी वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से, इस कमज़ोर जमहूरियत के निज़ाम की वजह से पाकिस्तान आज तक अपनी स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बना सका। ऐसे ही हकीकत ऐसी ही है। लेकिन ना हर दफ़ा ऐसे ही होता है, कोई भी हुकूमत लगाने, मियाँ साहब बेंट की हुकूमत 1.25 साल, 1.5 साल, 2.5 साल मियाँ नवाज शरीफ, 1.5 साल एक दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ, फिर 4 साल, फिर धरने की सियासत। अब खान साहब की हुकूमत 3 साढ़े 3 साल, वो भी हलाल अमर, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। एहतजाज नहीं होना चाहिए। जिसकी हुकूमत आए वज़ीर-ए-आज़म को अपनी कुर्सी में बैठ के हमें उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, चाहे मुल्क का कोई भी वज़ीर-ए-आज़म हो। ये नहीं होना चाहिए उसको हम पीछे कहते हैं चोरों को बैठा दिया, गद्दार है, ऐसे है। ये गलत बात है। ओपोजिशन भी हो, मुल्क के लिए बेहतर हो। ओपोजिशन और हुकूमत को मिल के बैठ के मुल्क के फैसले करने होंगे, तो फिर हम डिफॉल्ट के साथ निकल पाएंगे और अपने हर आज़ाद इनको कंट्रोल करने पड़ेंगे इनको, और अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ कम करना पड़ेगा। सर इस तमाम की वजह भी आप कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स को समझते हैं, क्योंकि जब भी पाकिस्तान की तारीख में आज तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं वो मुबैना तौर पर जाली थे। जैसे ही एक वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिदार में आता है, बाकी अपोजिशन कहना शुरू करती है कि ये सिलेक्ट होके आया है, ये सिलेक्टर्स की मदद से सिलेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से फिर शायद कहीं ना कहीं उन सिलेक्टर्स की मदद से ही हुकूमत को कमज़ोर किया जाता है और पाकिस्तान फिर बार बार उसी डेमोक्रेसी के ऊपर स्ट्रगल करता रहता है। वही गलत बात है। वही तो बात मैं कह रहा हूँ कि मुल्क में एक जमात को निज़ाम चलाने के दिए जाता ही नहीं है, पर कोई भी आए वो टंगा खींच जाएगा, लता खींच जाएगा, गलत बात है। हालांकि मियाँ साहब ने अपने दौर में वक्त काम अच्छे किए हैं, बेहतर किए हैं और बेहतरी की तरफ माहौल किया उन्होंने। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के इलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं आप? अल्लाह करे अच्छा इलेक्शन हो, कामयाब हो, मुल्क के लिए बेहतर हो। कोई भी आए, मियाँ साहब आए तो मुल्क के लिए बेहतर आए, वरना कोई भी आए मुल्क के लिए बेहतर होना चाहिए, बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए। बस बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई।